Good morning, students. So this video, actually, we are making this video for atomic structure. So this will be a theoretical concept or approach for atomic structure. We will see the theories as well as some of the simple numericals. हम लोग जो वीडियो है इसको हिंदी और इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे. जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है आपका 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 थ्योरी जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे. और इसके साथ में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आता है स्कूल में और जो बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे. वी विल नॉट गो very far. Okay, we will do some simple conceptual numericals which will help you to understand the theory better. Okay, so let us start here. One minute. 1 minute. Okay, let us start now. So today we will see atomic structure. Okay. Okay. So at first, the chapter begins with the drawbacks of Rutherford. At first, we have to see the Rutherford atomic model. So what is the Rutherford atomic model? Rutherford says that an atom contains a nucleus, orbits are there. Okay. So according to Rutherford, number one point is maximum part of the atom is hollow. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और यहाँ पे जो ऑर्बिट है उनके बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज होलो. दिस पार्ट्स आर एम्प्टी. ओके. नंबर टू, देयर इज ए dense hard rigid part at the center of the atom which is called न्यूक्लियस. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का मार्किंग किया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका दो पार्टिकल होता है. एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो है ये लोग ये सब आप लोगों ने आपके क्लास 9 और 10th में आपने इसको देखा होगा. न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल इन नेचर. और आपका प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर. तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? प्लस. पॉजिटिव के साथ में न्यूट्रल, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव. सो न्यूक्लियस इज ए डेंस हार्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट. इट इज नंबर 3. न्यूक्लियस इज प्लस बीई चार्ज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वही आपका डेंस हार्ड रिजिड पार्ट होता है. इसका जो वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम of the nucleus is very less comparing to the whole atom. हम लोग क्या देख रहे हैं? एटम का साइज जो है, द साइज ऑफ द एटम इज वेरी लार्ज बट द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन नेचर. इससे क्या पता चलता है? न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है
वो आपका पूरा एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। सो न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल पार्ट। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो है नंबर 4, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम, मैक्सिमम वेट ऑफ द एटम is concentrated in the न्यूक्लियस। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आपका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है आपका, ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, इसमें माइनस चार्ज में दे रहा हूँ, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है इसका वेट। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 10⁻⁻31 is a very small number. That's why the mass of electron is negligible. That's why we should not consider the mass of the electrons while considering the mass of the atom. जब हम लोग एटॉमिक मास यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज इसका जो मास है ये बहुत ही आपका स्मॉल मास है, ये नेग्लिजिबल मास है। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें एक चीज यहाँ पे मिस हो गया, नंबर 5 जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो एटॉम का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आप लोगों ने क्लास 9 और 10th में आप लोगों ने देखा होगा, और इससे आगे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो एटॉम है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी और होलो होता है। इसका ये मॉडल रदरफोर्ड ने कैसे डिराइव किया था? हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ये क्लास में देखा था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मैं एक्चुअली जहाँ से सिलेबस शुरू होता है वहां से शुरू करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। देयर इज अ डेंस हार्ड रिजिड पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। वो आप लोगों ने देख लिया। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो हो गया आपका पॉजिटिव। सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैक्सिमम वेट ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो है होता है नेग्लिजिबल, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ दैट्स व्हाई एटॉम का मास कंसीडर करने के समय हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो बहुत ही स्मॉल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स। सो ये है आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो इसमें यहाँ पे दो ड्रॉबैक है यहाँ पे। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ड्रॉबैक ये हमारे एनसीईआरटी में भी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉबैक देखेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, इसमें दो ड्रॉबैक है जनरली। एक हो गया आपका कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। नंबर 2, can't explain the एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो ये दो जनरली ड्रॉबैक है यहाँ पे। हम इस दोनों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। इसमें ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने क्लास में इसको देखा था एक बार पहले। तो ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। रदरफोर्ड टोल्ड अस दैट, वेट वेट, ओके,
Rutherford told us that न्यूक्लियस, ये हो गया आपका ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो देखिए रदरफोर्ड ने कहा, क्या कहा था, एक ये न्यूक्लियस है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, तो ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी रेडिएशन करेगा, क्या करेगा, इस एनर्जी करेगा। ये किसका थ्योरी है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टेल्स अस दैट whenever a charged particle revolves around any oppositely charged particle, it will continuously emit radiation or energy, and it will lose the energy, and it will come closer to the nucleus, and will come closer to the nucleus, and ultimately it will fall on the nucleus by disturbing the stability of the atom। इसको हम लोग एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के साथ में भी देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे जब आप एक एनर्जी लूज करेंगे, सपोज यू आर रनिंग, ओके, सपोज यू आर रनिंग, ओके, यू आर रनिंग at 25 kilometer distance। now while starting the energy level is high, but while you are running your energy is going down and going down and going down। so while you are traveling a distance, your energy is going down, and your velocity will also go down। and velocity go down means what, velocity go down means आपका जो मोमेंटम है एम वी, वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए न्यू इलेक्ट्रॉन के साथ में भी ऐसा ही होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे घूम रहा है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स, बट व्हाइल रिवॉल्विंग इट विल रेडिएट कंटिन्यूअसली एनर्जी। दैट्स व्हाई इट्स बोथ ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑल विल गो ऑल डिक्रीजिंग। एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये धीरे 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 यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर आके फॉल हो जाएगा। तो इसको इसमें क्या होता है, जो एटॉम का स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है यहाँ पे। सो दिस थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो सेकंड ड्रॉबैक है, कैनॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों होता है। देखिए एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स want to be in its lowest potential energy। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी इन इट्स लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पे, सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपका लो एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लो एनर्जी स्टेट, और ग्राउंड स्टेट। so what happens when you give energy in the form of h nu, ultraviolet light, or infrared energy, or any kind of energy, or you heat this compound or element, what happens, the electrons will go to a higher excited state। so the so this portion this portion will become empty, it is the higher excited state, higher energy state, और excited state। तो इसमें क्या होता है, when the electron jumps from its original ground state to the higher energy state, it becomes unstable, it becomes
अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल होता है? इसका एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है उसका एनर्जी, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ही विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय रिलीजिंग एनर्जी। जितना एनर्जी आपने उसको दिया था वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देगा बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है एक्चुअली? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कुछ नहीं एक्चुअली, जो आप इसमें एनर्जी देंगे मॉलिक्यूल में, वो आपको एनर्जी देने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नेचुरल सोर्स में बहुत सारा एनर्जी आपके आसपास है। सो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो आपका ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए था, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे और उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी जो एलिमेंट या कोई भी स्पीसीज और कोई भी पार्टिकल जो है वो आपका हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता है। वो क्या करेगा, वो आपका जो जो आपके जितना आपने एनर्जी उसको दिया था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू गिव टू द इलेक्ट्रॉन, इट विल डेफिनेटली लूज ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड विल गिव यू ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो आपका स्पेक्ट्रम हो गया, इसको हम लोग को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है ये होता है डिसकंटिन्यूअस। ये हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के सॉरी प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी में देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है आपका डिसकंटिन्यूअस। एक्चुअली में क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, रदरफोर्ड ने बोला था होगा कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यही दोनों ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। हम लोग इसको देखेंगे एक बार पहले। ओके, एक्चुअली में रदरफोर्ड ने क्या कहा था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो रदरफोर्ड को ये मालूम नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा। ये किसने बताया था? ये बताया था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इसको हम इसने हम लोगों को बताया था कि व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इट विल रेडिएट एनर्जी। तो रेडिएट जब कंटिन्यूअसली करेगा एनर्जी, तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, मींस दिस इस तरीके से होना चाहिए था, कंटिन्यूअसली एनर्जी ये जो आपका रिलीज कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस वे में कर रहा था। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है ऐसा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मींस यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग है। ये जो ब्लैक लाइन आप लोगों ने देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये होता है आपका डिसकंटिन्यूटी का सिंबल, इसको बोलता है लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो according to Rutherford, the spectrum should be continuous in nature. There should be no breaking because energy continuously यहाँ से निकल रहा है। लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखा था एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली जो होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम हमारा एक्चुअल में मिलता है हम लोगों को। इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक तो यहाँ पे जरूर होगा। इसीलिए दीज टू आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है। इसको देखने के लिए हम लोग को जो चाहिए होगा वो होगा आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी चाहिए होगा। सब कुछ एनसीईआरटी में है, हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लीटली बाय द एनसीईआरटी, फॉर द एनसीईआरटी, फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वन मोमेंट।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक मेटल सरफेस है, दिस इज ए मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में क्या होता है, आप लोग देखेंगे, आप लोग ये सपोज ये एक मेटेलिक रॉड है, आयरन रॉड है ये। इसको हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसको हीट किया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वी हैव हीटेड द रॉड अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू लीव द रॉड इन द रूम। आप लोग क्या करेंगे, ये जो रॉड है, गर्म रॉड जो है, इसको आपको रूम में रखना है और आपको यहाँ पे 5 to 6 आवर्स यहाँ पे वेट करना है और आना है वापस। आने के बाद आप लोग क्या देखेंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो आप लोग ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये फेनोमेनन होता है। पहले जो देखिए आपका इसका जो टेम्परेचर था वो था आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनिशियली इसमें एनर्जी हाई था, हीट एनर्जी यहाँ पे हाई था। तो 1876 तक, up to 1876 it was thought that a black body or a heated body, up to 1876 it was thought that a black body or a heated body radiates energy continuously. But in 1876 a German physicist Max Planck shows that, उन्होंने क्या किया देखिए। 1876 तक क्या था, हम लोग समझते थे कि एक हीटेड बॉडी और ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली। बट after after 1876 the German physicist Max Planck told that no, the energy is not radiated continuously, but it is radiated in the form of small energy packets like this, like this, and like this. These packets, these are called the energy packets, or known as the quantum. दिस इज नोन एज क्वांटम। सो क्वांटम क्या होता है एक्चुअली, क्या क्वांटम एक्चुअली एक एनर्जी पार्टिकल होता है, एक वेव होता है। क्या क्वांटम होता है, एक वेव, एक एनर्जी वेव होता है। तो ये जो रॉड है वो जो आपका एनर्जी जो रिलीज करेगा वो एक साथ में नहीं करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे रिलीज करेगा। एक पैकेट रिलीज करने के बाद ये जो टाइम आपका यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। इसमें क्या होता है, जो रिलैक्सेशन पीरियड है इसमें वो कोई भी एनर्जी आपका रिलीज नहीं करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ब्लैक बॉडी और ये हीटेड बॉडी है ये क्या करेगा, एक पैकेट रिलीज करेगा, इसके बाद में थोड़ा सा टाइम ये यहाँ पे रिलैक्स करेगा, उसके बाद में फिर से एक पैकेट रिलीज करेगा, उसके बाद में यहाँ पे फिर से यहाँ पे वो यहाँ पे रिलैक्स करेगा, उसके बाद में फिर से रिलैक्स करेगा, उसके बाद में फिर से रिलैक्स करेगा। वो जो रिलैक्सेशन पीरियड है इसका टाइम है 10⁻⁻21 सेकेंड। अब हम लोग इसको हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के साथ में कंपैरिजन करके देखेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, देखिए पहले क्या करेगा, ये जो ब्लैक बॉडी और हीटेड बॉडी और जो रॉड है वो इसने एक यहाँ पे एक एनर्जी पैकेट रिलीज किया है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम में एक व्हाइट लाइन यहाँ पे आएगा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम में इसने रिलैक्स किया है, रिलैक्स करने के समय कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक डार्क लाइन आएगा। उसके बाद में फिर से इसने एक एनर्जी पैकेट रिलीज किया है, इसके बाद में फिर से एक व्हाइट लाइन आएगा। थोड़ा समय फिर से रिलैक्स किया है, इसलिए इसके समय इसमें एक और भी एक डार्क लाइन आएगा। इसके बाद और एक एनर्जी पैकेट रिलीज किया है, इसके बाद एक व्हाइट लाइन आएगा। थोड़ा समय यहाँ पे रिलैक्स किया है, इसलिए इसके बाद डार्क लाइन आएगा, फिर से व्हाइट लाइन आएगा, फिर से डार्क लाइन आएगा, फिर से धीरे धीरे ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम हो गया, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि जो ये जो आपका रॉड है
ये रॉड जो होता है आपका हीटेड बॉडी जो है वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली रिलीज नहीं कर रहा है। ये रिलीज कैसे कर रहा है? रिलीज कर रहा है, पहले एक एनर्जी पैकेट इसमें रिलीज किया, इसके बाद थोड़ा सा टाइम इसने लिया रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद फिर से एक एनर्जी पैकेट रिलीज किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम इसने फिर से रिलैक्स किया, उसके बाद एक फिर से एक एनर्जी पैकेट रिलीज किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम इसने रिलैक्स किया, उसके बाद फिर से किया, उसके बाद रिलैक्स, उसके बाद धीरे धीरे होगा। इसको बोलते हैं आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस इज नोन एज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कॉम्प्लीटली एक्सप्लेन्स द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये थ्योरी में दो और इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ईच पैकेट जो आप देख रहे हैं पैकेट, ये जो पैकेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वांटम। ये जो क्वांटम है इसमें एनर्जी रहता है। एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी पैकेट। हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है? एनर्जी पैकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। एनसीईआरटी में भी है, हमारा एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है। दिस इज द फर्स्ट एवर न्यूमेरिकल थ्योरी यू विल सी इन योर दिस चैप्टर। क्वांटम, इसका जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे? ई से लिखेंगे। ई क्या है? ई है आपका एनर्जी। एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ। ये जो एनर्जी पैकेट है इस तो ये तो एक वेव है ना, वेव है। वेव का क्या होता है? वेव का दो चीज होता है, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है आपका वेवलेंथ। तो हम लोगों ने देख रहा है या देख देख रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी जो होता है ई, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी के साथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। देखेंगे उसको हम लोग डिटेल्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों को न्यूमेरिकल अप्रोच में कैसे जाना है, देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एनर्जी जो है क्वांटम के साथ वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ में। न्यू क्या होता है? न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ई क्या होता है? ई होता है आपका एनर्जी। तो देखिए ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसमें जो है ई इज इक्वल टू, हम लोग को न्यूमेरिकल करने के समय ये प्रोपोर्शनल रख के न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। एच जो है वो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है एच का, ये हो गया आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग सेकेंड। ये हो गया हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। तो हम लोगों ने देखा है क्या यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देखेंगे, ये जो यहाँ पे इज इक्वल टू एच न्यू है, इसके साथ में हम कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन which has a frequency of 2 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पे। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू दिया गया है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू
2 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स लिख लेंगे यहाँ पे। इसका एनर्जी जो है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इज इक्वल टू एच न्यू के साथ में। एच का जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, हम लोग जूल में निकालेंगे आंसर एनर्जी। तो हम लोग को एसआई यूनिट जो है जूल सेकंड का वो ही बिठाना है आपको यहाँ पे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो आप लोगों को सीजीएस में निकालना है तो आप लोग सीजीएस का वैल्यू पुट कर सकते हैं। मुझे एसआई में निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻−34 यहाँ पे बिठा रहा हूँ। इसके साथ में 2 × 10⁻15 जो है, इसको इसको हम लोगों ने यहाँ पे बिठा दिया है। जो एनर्जी जो है वो यहाँ पे जूल में निकल के आएगा, बिकॉज सेकेंड इनवर्स निकल जाएगा तो जूल में आएगा। तो क्या होता है, ये जो आपको कैलकुलेशन करना है इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जूल में होगा आंसर। सो बहुत ही इजी है एक्चुअली, बहुत ही इजी है। इज इक्वल टू एच न्यू जो एक्सप्रेशन है इसको बिठा के आपका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी है, फ्रीक्वेंसी दे देंगे। और इसमें आप लोग को निकलना क्या है, आप लोग को निकलना है एनर्जी। और एक बात यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है इज 1/टाइम पीरियड। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन होगा शायद, आप लोग देख सकते हैं इसको। वहां पे एक टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड से आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। सो ये हो गया हमारा पहला जो थ्योरी है, इज इक्वल टू एच न्यू का हम लोगों का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी के साथ में वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन हमारा हो गया। अब देखेंगे वेवलेंथ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देखेंगे रिलेशन विद द वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो आपका वेवलेंथ जो है इज वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। कैसे लिखेंगे आप लोग, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे लिखेंगे, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है आपका वेवलेंथ। न्यू क्या होता है, न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो साइन है प्रोपोर्शनल सिंबल, इसको हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लेमडा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय न्यू। सी क्या होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपका ऐसा यूनिट में मैंने लिखा है। आप लोगों को सेंटीमीटर में चाहिए होगा तो सेंटीमीटर में कीजिएगा, जनरली इसका ऐसा यूनिट ही लगता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, यू कैन राइट डाउन। ओके, नाउ यू सी, हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखा था E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, इसमें हम लोग अगर लेमडा से यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जो लेमडा का वैल्यू है, वो न्यू का जो वैल्यू है वो लेमडा के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इस पे पुट कर देंगे। क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाई लेमडा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो क्या होगा इक्वेशन इसमें, एच सी बाई लेमडा। सो ई इज इक्वल टू हो गया आपका एच सी बाई लेमडा। सो ये हो गया आपका इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमारे जो एनसीईआरटी है इसमें हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जरूर देखेंगे, एक देखने से हो जाएगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे दो इक्वेशन देखा है।
एक होता है आपका E इज इक्वल टू एच न्यू, हम लोगों ने देख लिया। एक दूसरा देख लिया E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा देख लिया। और तीसरा यहाँ पे देख लिया न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए येलो लाइट which has a wavelength of 7200 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, और कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिया है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए। हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, एनर्जी निकालने के लिए बोला है। और दिया गया क्या है, दिया गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू 7200 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें क्या है, एक यहाँ पे तकलीफ है, जो यूनिट है वो हम लोगों का मीटर में आना चाहिए, मीटर में होना चाहिए था। इसमें इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग होने से आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी द कन्वर्शन फर्स्ट। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। 1 पिकोमीटर is equal to 10⁻⁻10 meter. One sorry 12 sorry, I'm extremely sorry. 1 Armstrong is equal to 10⁻⁻10 meter. 1 micrometer is equal to 10⁻⁻6 meter. So these are the कन्वर्शंस दैट आर नेसेसरी। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे भेजा देंगे। एनर्जी के साथ में वेवलेंथ का जो रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। सिंपल हो गया आंसर, जूल में निकलेगा आंसर। कैसे कैसे निकालेंगे, सिक्स, इसका जो एच का जो वैल्यू है वो तो हम लोग जानते हैं, एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। this will be in the SI unit, that is the joule. So we will put down the value here. आप लोग यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसके साथ में जो लाइट का वेलोसिटी है वो हम लोगों ने SI यूनिट में लिखा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी विल राइट डाउन द वैल्यू एज इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो लैम्डा का वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 7200 एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं बिठा सकते, वी हैव टू पुट इट इन द मीटर आल्सो। दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट द आर्मस्ट्रॉन्ग इनटू द मीटर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 7200 into 10⁻⁻10, that is the meter, and the answer will be in the joule. So this is the way you can find out the answer. Actually very simple numerical. So you have to remember two formula here. One is E is equals to h nu, another is E is equal to hc upon lambda. So this is the kind of numerical which are asked from this theory. Okay, okay, let us have a break. So welcome back after the break. So this much we have done. Before the break we will see another numerical regarding this. Okay, so to clear our understanding about the Planck's quantum theory, let us see another numerical from our NCERT. Okay, okay, let us see. जैसे कि calculate the frequency wavelength of a radiation
of time period 2 into 10 to the power 10. Okay, minus 10. Okay, this is the क्वेश्चन दैट इज आई सपोज इट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मुझे लगता है ये एनसीईआरटी में है आपका एक्सरसाइज में। मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है लेकिन मुझे लगता है एनसीईआरटी में है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, इसमें तीन फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। सो मैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्या डिस्कस कर लिया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 by टाइम पीरियड। दूसरा जो हम लोगों ने देखा है, फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे न्यू, वन के प्लेस में वन बिठाएंगे। टाइम पीरियड में क्या लिखेंगे, 1/t। ओके, इसके बाद में हम लोग को फ्रीक्वेंसी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। हम लोगों को ये पता है सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा इसको जरूर निकाल सकेंगे। और क्या होता है, वेवलेंथ निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। एनर्जी का क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बिठा देंगे, और इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी यहाँ पे बिठा सकते हैं। देखेंगे हम लोग इसको करके, अभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, देखेंगे आपको फ्रीक्वेंसी पहले निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू, वन के प्लेस में वन, टाइम पीरियड जो है वो क्या है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज देख लीजिएगा एक बार। 2 × 10⁻⁻10। तो यस, इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻10 हो गया। सेकेंड इनवर्स, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल गया एक बार में ही, तीन फॉर्मूला में तीन आंसर निकल जाएंगे यहाँ पे। दूसरा जो चीज है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसमें क्या करेंगे, न्यू के प्लेस में न्यू यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻10 यहाँ पे बिठा देंगे। सी का जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ उसका जो लेमडा जो है, लेमडा के प्लेस में लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेमडा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो गया आपका लेमडा। तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी भी हो गया, वेवलेंथ भी हो गया। अब चाहिए हम लोग को एनर्जी। एनर्जी बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू एच इंटू न्यू बिठा दीजिए यहाँ पे। एच का जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻−34, इसमें बिठा देंगे। इंटू उसका जो न्यू का जो वैल्यू है, न्यू का कितना वैल्यू है, 0.5 इंटू 10⁻10। तो इसमें से हमारा एनर्जी निकल जाएगा जूल में। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल के बाद जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। सो यू शुड सी द क्वेश्चन deeply. Okay, the question is very important actually. In fact, this is the basic of atomic structure. Okay, so Planck's quantum theory is most important. उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। और जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा उसके बाहर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से बाहर नहीं आया, ठीक है ना। नीट में देखेंगे और जेई में देखेंगे, कुछ किसी में भी देख सकते हैं आप लोग, देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब जो देखेंगे वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक मिनट है। वेट फॉर व्हाइल। ओके, नाउ सी, we are drawing a hydrogen atom here. This is the nucleus.
So this is the hydrogen atom. Okay. So this is the first orbit. This is the second orbit. This is the third orbit, fourth orbit, and this is the fifth orbit. So we can also mark them as K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Okay. So we can go like this. So this is the hydrogen atom. Nucleus is there, and 5 orbits we have drawn. Actually, these orbits are theoretical orbits. So what is an hydrogen spectrum? Let us see what is an hydrogen spectrum. So let us write down and draw a structure here. Okay. So this is a hard glass tube which is inserted or fitted with 2 electrodes. One is the positive electrode, another is the negative electrode. Be careful, okay? Now here hydrogen gas is present, H2 gas. Okay, hydrogen gas is present at a very low pressure and very high temperature. So what happens, जब आप यहाँ पे एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिया है, जो एक है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक ब्लू लाइट निकल के आएगा। क्या लाइट निकल के आएगा? ब्लू लाइट। देखेंगे ये है हमारा ब्लू लाइट। ठीक है, तो ये ब्लू लाइट को जो आप लोग यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के साथ में भेजेंगे। स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या होता है? स्पेक्ट्रम एनालाइजर ये है आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या होता है, इसका नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर मींस दोज हु एनालाइज द स्पेक्ट्रम, जो आपका स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे। स्पेक्ट्रम एनालाइजर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका 5 यहाँ से लाइट निकल के आएगा, 5 टाइप्स ऑफ लाइट। जो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइट है ये हो गया आपका लाइमैन सीरीज का लाइट। उसके बाद का जो है होगा वो है बामार सीरीज का लाइट। उसके बाद का जो होगा वो है आपका पास्चन सीरीज का लाइट। उसके बाद का जो होगा वो है आपका ब्रैकेट सीरीज का लाइट। उसके बाद का जो होगा वो आपका होगा फार्न सीरीज का लाइट। आप लोग को यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन से सिर्फ एक ही लाइट यहाँ पे निकल के आया है, उसको हम लोगों ने स्पेक्ट्रम एनालाइजर में देखा तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ स्प्लिटिंग इज देयर। सो व्हाई दिस काइंड ऑफ phenomenon happens? Because only the Balmer series of light, only the Balmer series of light is visible or falls in the visible spectrum. You can see there is a whole large spectrum which we cannot see. Actually, in the light spectrum, we only see the visible light, or we do not see the infrared light or ultraviolet light or near UV, far UV, cosmic, etc. But we will see the visible light. Actually, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपका यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के बाद क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है, एक यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिलीज होता है, उसको हम लोग नहीं देख सकते। सब लाइट को हम लोग नहीं देख सकते, सिर्फ ब्लू लाइट जो है वो बामर सीरीज का होता है, वो हमारे विजिबल रीजन में है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू देखते हैं। उसके बाद when we pass the light through a spectrum analyzer, we will see there are 5 types of splitting
Five types of splitting is named after five different scientists, which are Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Fund. There is another series which is known as the Humphrey, but not in our NCERT syllabus. We will not discuss about that. Now what happens? This is known as the hydrogen spectrum. Why this kind of phenomenon happens? We see here. Let us assume that an electron is jumping from the fifth orbit to the first orbit. Okay. Or from the fourth orbit to the first orbit, or from infinity to the first orbit. So we have to find out the wavelengths of different kinds of radiation, which we will find out by the formula 1 by lambda. This is very important. NCERT, very, very important. So we'll see 1 by lambda is equals to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by your z square. Now we will see what are the significance of different kinds of representation in the equation. Lambda is the wavelength. RH is the Rydberg constant. Rydberg constant is a value, constant value 109,678 सेंटीमीटर. इन सम ऑफ द बुक्स कुछ किताबों में इसको आप लोगों ने मीटर में भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है. आप लोग तो सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्शन जानते हो, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. Z जो है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम. N1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. N1 इज द ऑर्बिट in which the electron jumps. N2 is the orbit from which the electron jumps. So you should know this one. We will see different kinds of explanations or examples from NCERT and out of NCERT, from our NEET question papers and JEE question papers also. We will see. So at first you should note it down. We will explain while we go on. Next we see some examples about this. You should also see this one. You should also write down this one. For Lyman series, N1 is equal to 1, N2 is equal to 2, 3, 4, infinity. You should write down it. Then we will see what are the significance of this one. In case of Balmer series, N1 is equal to 2, N2 is equal to 3, 4, 5, infinity. Paschen series, N1 is equal to 3, N2 is equal to 4, 5, 6, infinity. Bracket series, N1 is equal to 4, N2 is equal to 5, 6, 7, infinity. Fund series, N1 is equal to 5, N2 is equal to 6, 7, 8, infinity. So this should write down this one, then we will see what are the significance of this one. Okay. Now we will go to the numerical approach and we will understand the theory properly.
Now we see there is a question in our NCERT, and one of my students also gave this question to me. Calculate the wavelength when an electron jumps from n is equal to 6 to n is equals to 1 in a hydrogen atom. So this is a very simple question. This is a very simple question. There is no need to worry about it. This is also in our NCERT. We will see some NCERT examples as well as some NEET and JEE examples of this topic. We will see now. Now see, we have to find out the wavelength of an hydrogen atom when the electron jumps from n is equal to 6 to n is equal to 1. So we should now write down the formula, that is the 1 by lambda is equal to RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by your z square. So this is the formula. So in case of hydrogen atom, z is equal to 1. Hydrogen has an atomic number, z is equal to 1. We know this. So we should put down z is equal to 1. Now RH, we know the value of RH, that is 109678 centimeter. N1 is the orbit in which the electron jumps. जिस orbit में electron jump करता है और जहां से jump करता है वो है N2 और जहां पे jump करेगा वो है N1. So N1 is the orbit in which the electron jumps and N2 is the orbit from which the electron jumps. So now N1 we can see N1 is equals to 1 and N2 जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जो है N2 आपका हो गया 6. Now we will put down the values in the equation and the answer will be there. 1 by lambda, that is the equation. RH 109678 bracket closed 1 by N1 square. N1 का जो वैल्यू क्या है 1 है, 1 square minus 1 by N2 square, that is the 6 square into z square. Z is equals to 1 square, that is there is no need to write down the square on it. So this is the equation. So 1 by lambda is equals to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. So this is the equation and this is very simple. We will see another example. Calculate the wavelength of the radiation when an electron jumps from infinite orbit to ground state and a light of Lyman series is released. बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली. ठीक है, कोई बात नहीं है. ये पे हम लोग देखेंगे क्या कैसे करेंगे. जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बिठा देंगे. 1 by lambda is equals to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by z square. ये हो गया फॉर्मूला. अब देखेंगे कौन सा बात है. यहाँ पे देखेंगे कुछ एटम नहीं बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिख लेंगे. हाइड्रोजन एटम, आप लोग चाहे तो इसको हाइड्रोजन निकाल के हीलियम भी कर सकते हैं. चलो हम लोग हीलियम से करेंगे. तो हीलियम एटम लिख लिया हम लोगों ने. हीलियम का एटॉमिक नंबर जो क्या होता है वो होता है Z इज इक्वल्स टू आपका होता है 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 2. तो दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम. Z इज इक्वल टू 2. RH का तो वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स में है. अब देखेंगे यहाँ पे N1 जो है इसके लिए कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, कोई भी डाटा नहीं है. N2 के बारे में दिया हुआ है इनफाइनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट से यहाँ पे जंप करेगा. इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? N2 इज इक्वल्स टू हो गया आपका इनफाइनिटी. लेकिन N1 के बारे में कुछ नहीं दिया गया है. लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो इफ यू सी केयरफुली यू विल सी है डाटा विच इज गिवन लाइमैन सीरीज। दिस लाइमैन सीरीज मैंने आपको एक स्लाइड पहले यहाँ पे लिख के दिया था। लाइमैन सीरीज के लिए क्या होता है, लाइमैन के लिए n1 का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होता है 1। फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो ही लाइमैन सीरीज का लाइट यहाँ पे निकलेगा, कहीं से भी जंप करे। दिस इज नॉन ऑफ माय बिजनेस। द इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑर्बिट, but it should jump in the first orbit. That's when the Lyman series light will be released. So Lyman series के बारे में क्या बताया गया है n1 is equals to इसमें जो है वो 1 हो जाएगा। अभी तो आपका इक्वेशन हो गया, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। 1 by lambda is equals to 109,678 multiplied by 1 by 1 square minus 1 by infinity square, उसका मतलब है 0। 1 by infinity square का वैल्यू कितना है 0। 2 square means 2 square 4। So this is the numerical which is very very simple in nature. You should see the data and the question carefully before doing this kind of numerical, because if you do not find the value of n1 directly, there will be a hidden hint in the question that will give you the value of n1. As an example, in this case n2 is given from infinity but n1 is not given, so you should see from Lyman series. Lyman series is the part which is the value of n1, because in case of Lyman series the value of n is always constant. आप लोग देखेंगे लाइमैन सीरीज के लाइट सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो ही यहाँ पे लाइमैन सीरीज का लाइट निकलेगा। सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो बामा सीरीज का लाइट निकलेगा। थर्ड में जंप करेगा तो आपका निकलेगा पास्टन सीरीज का। फोर्थ में जंप करेगा तो निकलेगा ब्रैकेट सीरीज का। फाइव में जंप करेगा तो निकलेगा आपका फंड सीरीज का। सो n1 का वैल्यू जो है वो हर सीरीज के लिए आपका फिक्स्ड होता है। n2 का वैल्यू में भी आपका वेरिएबल भी हो सकता है। देखेंगे एक और एग्जांपल यहाँ पे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ of a radiation when an electron jumps from higher orbit to lower orbit with a highest frequency and a light of, ये आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। Balmer series is released. Okay, let's check the mobile. 1 second. Now see, the question is very very simple. We have to find out the wavelength. So let's put out the formula here. 1 by lambda is equals to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by z square. So this is the formula actually. Now हम लोगों को क्या क्या दिया गया है? Let us say this is a hydrogen atom. सो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का जो वैल्यू है वो आपका हो गया 1। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। RH का वैल्यू हम लोग जानते हैं 109,678, ये भी हम लोग जानते हैं। N1 का जो वैल्यू है बामार सीरीज यहाँ पे बता दिया गया है आपको। बामार सीरीज, ये बामार सीरीज के लिए क्या होगा? बामार सीरीज के लिए आपका होगा N1 इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने लिख दिया है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। बामार सीरीज के लिए N1 का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आप लोगों को N2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। ये आपको कैसे पता चलेगा? देखेंगे आप लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी अगर हाईएस्ट होता है और वेवलेंथ अगर लोएस्ट होता है
तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हमेशा इंफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, आपका N2 का जो वैल्यू होगा वो हो गया आपका इंफिनिटी। आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट और वेवलेंथ लोएस्ट जब होता है, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम इंफिनिटी। मैं यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दे रहा हूं, आप इसको भी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी जब होता है आपका लोएस्ट, एंड वेवलेंथ जब होता है आपका हाईएस्ट, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्बिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज आपको याद रहेगा ना, तो आपका इस थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। यहाँ पे कंफर्म क्वेश्चन कॉमन पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, वी शुड सी, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस 35 years or 40 years, you can see the type of numericals that came in our entrance examinations are just like this, very very simple, and this kind of uh, this kind of explanation will help you in the entrance examination. Now you'll see here, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से जंप करेगा तो इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा, वेवलेंथ आपका लोएस्ट होगा। ये है पहला बात। अगर आपका फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगा, इसका एनर्जी कम होगा, इसलिए नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा। नेक्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है? नेक्स्ट ऑर्बिट का मतलब है, अगर आपको बामर सीरीज का लाइट निकल रहा है, बामर सीरीज का वैल्यू क्या है, N1 का 2 है, और N2 का क्या होगा, अगर नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा तो होगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट और वेवलेंथ लोएस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द इंफिनिटी। अभी तो न्यूमेरिकल हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जस्ट पुट करना है, वैल्यूज 109,678 1/1 माइनस 1 बामर सीरीज का 2 स्क्वायर होगा, infinite square multiplied by 1 square. So this is the answer, actually very very simple. You should remember this one, frequency highest, wavelength हो गया आपका lowest. Okay, now we are moving on. एक और फॉर्मूला यहाँ पे रह गया है इस टॉपिक से। हमारे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, वो वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी का मुझे लगता है 15 या आप कर लीजिएगा, 13 14 15 होगा शायद, 13 14 15। मैंने जो अभी यहाँ पे लिख के दिया है, जो डाटा मैंने दिया है, जो एग्जांपल मैंने दिया है, उसको आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो आपका एनसीईआरटी का 13 14 और 15 हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कैलकुलेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ spectral lines when an electron jumps from n is equal to 6 to n is equal to 2। तो हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। N1 का N2 का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है, फॉर्मूला अभी यहाँ पे बिठाएंगे। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा फॉर्मूला। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे N2 और N1 का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, फ्रॉम जब आपको यहाँ पे निकलेगा ना, फ्रॉम फ्रॉम, ये फ्रॉम जो है वो आपका हो गया N2 का वैल्यू, और जहां पे जंप करेगा 2 जो है ना, वो हो गया आपका N1 का वैल्यू। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, N2 इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, ऑलवेज ग्रेटर देन N1। N2 का वैल्यू आप कभी भी N1 से छोटा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। N2 का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 multiplied by 6 minus 2 plus 1, that will be the number of spectral lines that will be released during the process. So number of spectral lines का ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एनसीईआरटी में भी है शायद, आप लोग देखेंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा शायद, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। स्पेक्ट्रल लाइंस निकलने के लिए क्या करेंगे, N2 और N1 को आइडेंटिफाई करना है, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसको बोलते हैं आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्किप हो गया, वो हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। और मॉडल हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो थ्योरी और मॉडल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसको। एक मिनट, ओके, ठीक। तो बोर ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in fixed concentric circular orbits, while revolving in an orbit the electron is associated with the energy of the orbit। नंबर 2 जो है, while revolving in an orbit it does not absorb or radiate any energy, but going to a higher energy state it absorbs energy and release energy। तो हम लोग पहले ये दो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। रादरफोर्ड में और बोर का एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक जो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ए होता है हमारा एक ऑर्बिट, ए हो गया हमारा दूसरा ऑर्बिट। एक बात क्या है, रादरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट। रादरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में यहाँ पे घूम सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो ड्रॉबैक आ गया था, ये बोर का एटॉमिक मॉडल में कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, देखिए, इलेक्ट्रॉन, बोर ने क्या कहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे जब घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये जो ऑर्बिट का जो एनर्जी है, फास्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होगा, इसका एनर्जी और ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बिकम्स इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा तो इसका सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है इसको यहाँ पे आ जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर हु वाज ए वेरी talented or genius scientist, he told us that electrons are not revolving in any kind of orbit, they are revolving
इन ए स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसका एनर्जी जो है वो ऑर्बिट का एनर्जी के साथ में इक्वल होता है। अगर वो एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इफ व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए सेम ऑर्बिट, ये कोई भी एनर्जी आपका यहाँ पे रिलीज भी नहीं करेगा, एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन कांस्टेंट इन दैट ऑर्बिट। ये दिस विल नॉट एब्सॉर्ब एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ये क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो आप यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप यहाँ पे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में लेके जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में लेके जाएंगे। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ये क्या है फर्स्ट शेल, ये क्या है सेकेंड शेल, ये क्या है थर्ड शेल। जितना शेल बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा यहाँ पे। तो क्या होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से अपर शेल में लेके जाओगे तो इसको आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इट विल एब्सॉर्ब। अगर आप किसी हायर शेल से लोअर शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट टू assumptions of बोर थ्योरी। नील्स बोर ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। Sommerfeld effect shows us that the orbits may be elliptical also. We will see that later on. So electrons are revolving in fixed concentric circular orbits. While revolving in that orbit, it will associate with the energy of the orbit and will not absorb and emit any kind of energy. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब आप लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट टू हायर स्टेट लेके जाओगे, व्हेन यू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, इसमें आप लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आपको हायर स्टेट से लोअर में लेके आओगे तो इसमें एनर्जी आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ही एंट्रेंस में आता है, देखेंगे आप यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स can move only in those orbits in which the angular momentum of the electrons mvr is a whole number multiple of h by 2 pi। ये है हमारा तीसरा जो है, वो है आपका, ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता जिस ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम एम, एम मींस इसका हो गया मास, v is the velocity, r is the radius of the orbit, h तो आप लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 जानते हैं, पाई जानते हैं, n का जो वैल्यू है वो होल नंबर होना चाहिए, ये पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम नहीं सकता। कैसे हम लोग देखेंगे इसको, एक मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ में देखते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन, चेक whether an electron having a mass of 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, velocity इज इक्वल टू, आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, न्यूमर एग्जाम में नहीं आएगा ना, एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा ना इसका क्वेश्चन, लेकिन इसका एंट्रेंस में आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। वेलोसिटी इसका हो गया आपका 5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इसका आपका रेडियस हो गया
200 पिकोमीटर कैन इट मूव इन ऑर्बिट नंबर 4, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले इसका एलएचएस निकालेंगे, उसके बाद आरएचएस निकालेंगे। पहले एलएचएस में क्या है, m इंटू वी इंटू आर, ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी क्या है 5 इंटू 10⁻5, और इसका रेडियस क्या है 200 पिकोमीटर में तो नहीं होगा ना, 10⁻⁻12, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अगर आरएचएस में आप लोग बिठाएंगे h/2 पाई, h/2 पाई, nh/2 पाई क्या है, nh/2 पाई, एन का वैल्यू क्या है, ऑर्बिट नंबर 4 यहाँ पे बोल दिया गया है, तो इसका एन के जगह में 4 बिठा देंगे। एच का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 को जगह में 34 यहाँ पे बैठा देंगे। टू का क्या वैल्यू है, टू का वैल्यू है 2, पाई का वैल्यू है 22/7। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे आरएचएस और एलएचएस इक्वल हो जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन उस फोर्थ ऑर्बिट में घूम सकता है, अदरवाइज नहीं घूम सकता है। तो ये जो एन का वैल्यू है, ये कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन। ओके, सो you should remember, when the LHS becomes equal to RHS, then only the electron can move in those orbits। ये हो गया हमारा थर्ड जो assumption है वो। अभी क्या होगा, एक हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for a for an electron which has a velocity of v, but the expression must not contain any term v, and radius given as a radius of the orbit is r। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन है, जे मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस के साइड में कैसे घूमेगा, स्पेरिकल पाथ में घूमेगा ना, तो स्पेरिकल पाथ में घूमेगा तो इसका रेडियस जो है ये हो गया आपका आर। तो इलेक्ट्रॉन क्या किस में घूमेगा, ये घूमेगा इसका डायमीटर में, सॉरी, तो क्या होगा इसका जो होगा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो हो गया आपका 2πr सरकमफरेंस। ये जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो जो है, जो आपका जो स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर घूमेगा ना, तो इसका जो आपका जो डिस्टेंस हो गया क्या हो गया 2πr का डिस्टेंस हो गया। टाइम कैसे निकालेंगे, निकालेंगे हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया आपका 2πr, और इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है आपका v। तो ये हो गया हमारा टाइम रिक्वायर्ड, लेकिन हम लोगों को बोला गया है जो आपका एक्सप्रेशन है वो मस्ट नॉट कंटेन एनी v टर्म। नाउ अब क्या करेंगे, 2πr/v, यहाँ पे जो हम लोग को जो पता है जो इक्वेशन m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2π, ये जो एक्सप्रेशन है इस पे हम लोग v का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए एमबीआर तो बोर्स ऑर्बिट, बोर्स थ्योरी के साथ में इसको हम लोग को पता चल गया, दिस थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ व्हाट हैपेंस, v यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा,
n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसके साथ में हो जाएगा m इंटू आर। तो ये हो गया हमारा v का वैल्यू, जो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v के जगह में पूरा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे nh डिवाइडेड बाई 2 पाई mr। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। t इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो गया आपका NH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो जेईई मेंस में आया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन एनी काइंड ऑफ ऑर्बिट, दे आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। दूसरा जो चीज है, हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट, इट विल बी एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। इसका मतलब है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो इसका इसका जो ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो हम लोग निकालेंगे अभी। हम लोग निकालेंगे अभी ऑर्बिट का एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा तो इसका जो ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसमें आ जाएगा। ओके, इट विल बी एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आप अगर लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में लेके जाओगे तो इसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हायर टू लोअर में लेके आओगे तो इसमें आपको एनर्जी रिलीज होगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज m into v into r, is a whole number multiple of h by 2 pi। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमना चाहेगा तो घूम नहीं सकता है, बिकॉज इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका लेफ्ट हैंड साइड का एमबीआर का पार्ट और nh by 2 पाई का पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। n कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, h शुड बी अ होल नंबर, बिकॉज ऑर्बिट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें से हम लोगों ने एक ही न्यूमेरिकल किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, विल सी लेटर ऑन। नाउ हम लोग देखेंगे जो ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, ऑर्बिट की एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आप इसको करना चाहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार आ चुका है आपका नीट में और जेई में भी बहुत बार आ चुका है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट एंड जेई एंड यू विल फाइंड आउट that this equation is there and the numericals are available. Many times the question came in our previous year exams. Now you see energy of an orbit निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। एनर्जी En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divide multiplied by z square divided by n square। ये आपका जूल में निकलेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे इस पर। और जो फॉर्मूला एक दूसरा है, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये हो गया आपका जूल, सॉरी ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। तो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे देखेंगे आप यहाँ पे। देखिए यह तो जेड जो है वो है आपका एटॉमिक नंबर, बहुत ही सिंपल है। और एन जो है वो है आपका ऑर्बिट नंबर। तो हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी of the second orbit of an helium atom। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, ये हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम। बहुत ही सिंपल है। सो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हीलियम एटम का एनर्जी निकालने के लिए तो हम लोग ये पे फॉर्मूला आप लोग मैं जूल से निकल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो ईवी से भी निकल सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एनर्जी जूल में निकलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा यूनिट का यूज किया है। सो माइनस की जगह पे माइनस बिठा देंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे दीजिएगा। जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हीलियम का हम लोग सबको पता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2। इसके बाद स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे एन स्क्वायर। एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर क्या है, आपको सेकंड ऑर्बिट बताया गया है। सेकंड ऑर्बिट यहाँ पे देखेंगे, सेकंड ऑर्बिट लिखा गया है। सेकंड ऑर्बिट मींस एन इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे नीचे भी 2 स्क्वायर, ऊपर भी 2 स्क्वायर, इस जूल लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर जो होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सिंपल न्यूमेरिकल था। हम लोग एक 3-4 और करेंगे, उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे सेम थ्योरी का। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी of the third orbit of hydrogen atom। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर जूल हो गया। सिंपल बहुत है। -2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसमें जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू देखेंगे, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है आपका 1। तो यहाँ पे जेड के वैल्यू 1 निकल देंगे। और एन का वैल्यू क्या है, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट मीन 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारा जूल में। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा ई एन का वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। ओके, सो इसका एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कैलकुलेट ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले E1 का एनर्जी निकालना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन एटम लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, E1 का एनर्जी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले बिठा लेते हैं, ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुटिंग करेंगे और कुछ नहीं। पहले फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लेते हैं। E1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 हो गया। और एन का वैल्यू देखिए, फर्स्ट जो ऑर्बिट है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे हम लोग सिक्स ऑर्बिट का एनर्जी निकालेंगे, E6 इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय जो है इसका आपका जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन एटम, सो 1 स्क्वायर ही होगा। एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे होगा 6 स्क्वायर। तो अभी तो न्यूमेरिकल हो गया ना, E6 माइनस E1 कर दीजिए तो आपका एनर्जी निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोगों ने क्या किया, छोटा वाला ऑर्बिट जो है E1 का एनर्जी निकाला, उसके बाद जो बड़ा वाला ऑर्बिट है E6 का एनर्जी निकाला। अभी इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन करके निकालेंगे। तो E6 माइनस E1 कर दीजिए, तो इसके बाद आपको वैल्यू पता चल जाएगा। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन।
अब अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रिलिमिनरी है, वो जस्ट थ्योरी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल्स में करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके। नाउ इसका ये दो क्वेश्चन करेंगे ना, आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा ना। 90% क्वेश्चन हो जाएगा आपका एंट्रेंस का इस टॉपिक के ऊपर। 90%, 90 नहीं, 95% क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर मूविंग ऑन। उसके बाद में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, वो है ना। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल 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 इक्वेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होता है। ये हो गया हमारा एक सरफेस, मेटल सरफेस, इसमें है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, एक लाइट यहाँ पे हम लोग ने इसमें डाला है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन में डाला है लाइट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एनर्जी, एनर्जी क्या है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी था वो था न्यू। न्यू क्या था, इसका फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या है, हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये हो गया हमारा जो एनर्जी इसमें पड़ा है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड व्हाट हैपेंस, इट वांट टू गेट एक्साइटेड फ्रॉम, इट वांट टू गो आउट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस तो अंदर है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ना, ये जो अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करके जो न्यूक्लियस को निकलना पड़ेगा, तो इसमें कुछ एनर्जी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। क्या है, न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग बाय अट्रैक्टिंग द न्यूक्लियस, अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बाय द Coulombic attraction. Okay, now what happens, when the energy falls on the electron, it will become excited and want to get out of this attraction. Now what happens, इसको एक कुछ एनर्जी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो क्या एनर्जी यहाँ पे निकलेगा, एनर्जी निकलेगा यहाँ पे एच न्यू नॉट। सपोज ये मान लीजिए एच न्यू इज द इंसिडेंट रेडिएशन। सपोज आप लोगों ने, आप लोग यहाँ पे मार्केट में जा रहे हैं, आप लोगों के पास यहाँ पे 100 रुपीज है अभी, और आपने यहाँ पे 10 रुपीज का यहाँ पे सामान यहाँ पे खरीदा है आप लोगों ने, तो आपके पास बचा कितना होगा, 90 रुपीज। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल ही है। एच न्यू क्या है, एच न्यू है यहाँ पे आपका, वो 100 के साथ में कंपेयर कीजिए, 100 रुपीज का आपका यहाँ पे एच न्यू, मतलब यहाँ पे इसका एच न्यू इतना एनर्जी आपको यहाँ पे रेडिएशन, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन है, तो एनर्जी कितना है एच न्यू, माइनस कितना खर्चा हुआ, हो गया इसमें, इसमें आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ 10 रुपीज, सो यहाँ पे आपका खर्चा हो गया एच न्यू नॉट। तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा हुआ है 100 रुपीज लेके गए थे, यहाँ पे 10 रुपीज खर्चा हो गया, तो आपके पास बचा हुआ है 90 रुपीज। दिस इज वाई in this case also h nu is the incident radiation and h nu naught is the, h nu naught is the threshold frequency or a cutoff energy which is known as the h nu naught. So the remaining energy will give the electron a kinetic energy, that is very simple in nature. Half mv square, that is the kinetic energy, will be the amount of energy that is remaining after the ejection of the electron. Suppose
मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ. You see, an electron is there on the metal surface, and a sunlight or a frequency or a radiation, electromagnetic radiation, that has a wavelength of frequency of nu. So the energy that falls on the electron, that is h nu. So h nu क्या होता है? इंसिडेंट रेडिएशन होता है. और इसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ये होगा आपका वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको. तो ये हो गया आपका एच न्यू नॉट. तो इंसिडेंट रेडिएशन वाज एच न्यू एंड द कट ऑफ एनर्जी वाज द एच न्यू नॉट और द वर्क फंक्शन वाज एच न्यू नॉट. सो रह कितना गया? बाकी कितना है? बाकी है इनिशियल माइनस फाइनल, दैट विल गिव द इलेक्ट्रॉन a certain kinetic energy. So you should remember this one, half mv square is equal to h nu minus h nu naught. So this is the Einstein photoelectric effect. वो एक हम लोग एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए. ओके, सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of an electron in which an energy of a light of frequency 2 into 10 to the power 10 meter per second falls, and the nu naught is equals to 1 into 10 to the power 16. ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इक्वेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के बाद आप लोग यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो व्हाट विल हैपन? हाफ एम बी स्क्वायर हम लोगों को निकालना है. ए पे एक काम करते हैं, एच को कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट कर लेते हैं. एच का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. न्यू का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 18. और इसके न्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर 16. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. इसमें से हम लोग कैलकुलेशन करके इसका निकाल सकते हैं. ओके, सो हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है. तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर के बीच में और हमारे क्लासेस में, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में. तो मैं यहाँ पे क्लासिकल जो अप्रोच है एटॉम का, यहाँ पे खत्म हो जाता है क्लासिकल अप्रोच. तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ. अभी हम लोग एक क्वांटम अप्रोच के बारे में भी एक वीडियो देंगे इसके बाद. तो क्लासिकल अप्रोच खत्म हो गया है अभी. यहाँ पे इसका जो थ्योरी है वो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए. मैंने यहाँ पे जितना हो सके मैं इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया वो मैंने स्मॉल टाइम में. आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जब हम लोग क्लास में आएंगे तो पहले ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें से जिसका भी कोई भी प्रॉब्लम होगा और कॉम्प्लेन होगा, हम लोग पहले उसको देखेंगे फर्स्ट 1 आवर, देन वी विल गो बियॉन्ड. अभी मैं यहाँ पे वीडियो ऑन कर रहा हूँ. वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना जरूर. और मैं यहाँ पे आपको क्वांटम अप्रोच के बारे में भी एक वीडियो यहाँ पे दूंगा आज ही. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. ओके, थैंक यू.